Good morning students. Now what we are going to do today is types of sampling. हमने इससे पिछली वीडियो में ये देखा था कि there are two methods by which we can do our investigation and collect the data. The first method is called census method and the second one is called sample method. इन सेंसस मेथड हम क्या कर रहे थे, सेंसस मेथड में अगर हमारे पास मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं, यानी हमारी 100 की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन किसको कहा जाता है, जिस भी आइटम पे आपने रिसर्च करनी है। मान लो मेरे पास 100 स्टूडेंट्स थे जिनसे मैंने डाटा इकट्ठा करना था, तो वो पॉपुलेशन बनेगी उस रिसर्च के लिए। सो मान लीजिए कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और मैंने 100 स्टूडेंट से ही डाटा लेना था। सो अगर तो मैं 100 के 100 से जाकर सारा डाटा इकट्ठा करके आई, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज सेंसस मेथड ऑफ कलेक्टिंग द डाटा। बट अगर हम उस 100 स्टूडेंट्स की बजाय उनमें से 10 स्टूडेंट्स चूज़ करके एक सैम्पल बना लें, 10 और 5 और मे बी 20, वट एवर सूट्स अवर इन्वेस्टिगेशन। सो उसको हमने उनमें से कुछ स्टूडेंट्स चूज़ करके एक सैम्पल बनाया और सिर्फ उनसे ही हमने डाटा इकट्ठा किया, देन इट विल बी कॉल्ड एज सैम्पल मेथड। सो सेंसस मेथड क्या होता है, जिसमें हम जितनी भी आइटम्स हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन की, उन सभी से डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा मेथड है यानी कि सैम्पल मेथड, वहाँ पे क्या किया जाता है कि जितने आपकी पूरी पॉपुलेशन है उनमें से आप कुछ परसेंटेज लोगों को या आइटम्स को या इंडस्ट्री को, जिससे भी आपने डाटा इकट्ठा करना है उसको चूज़ कर लो और उनसे डाटा इकट्ठा कर लो। अब ये सैम्पल बनता कैसे है, हमें कैसे पता कि हम कैसे सैम्पल बनाएं। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जिनसे कि हम सैम्पल बना सकते हैं और डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। पहली है रैंडम सैम्पलिंग, देन पर्पसिव सैम्पलिंग, देन है हमारे पास पर्पसिव सैम्पलिंग, देन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, देन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, देन कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो हम देखते हैं सबसे पहले कि रैंडम सैम्पलिंग के मतलब क्या होते हैं। सो रैंडम एज इट्स नेम डिनोट्स, ये क्या होगा, जैसे इसमें क्या है, हर जो भी हमारी मतलब जितने भी आइटम्स हैं, मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को चांस दिया जाता है कि आप सेलेक्ट। सो इन रैंडम सैम्पलिंग क्या किया जाएगा, जितने भी आपके पास जो भी आपके सिलेक्शन के लिए आएंगे, आप सभी को चांस दोगे, उनको सभी को फेयर चांस दिया जाएगा ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। देखिए इसमें क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग इन विच एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स, जितने भी पर्सन से आप रिसर्च कर रहे हो सभी को आप क्या करोगे, उन सभी को आप इक्वल चांस दोगे ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन अ सैम्पल। द सिलेक्शन इज लेफ्ट इंटायरली टू द चांस ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो सिर्फ एक फैक्टर्स यानी चांस की बात है। अगर आपका लक हुआ तो आप भी सिलेक्टेड हो सकते हो फॉर कलेक्टिंग द डाटा, अगर लक ना हुआ तो नहीं भी हो सकते, पर चांस हर किसी को दिया जाता है। अब सैम्पलिंग होगी कैसे, इसमें दो तरीके से सैम्पलिंग होती है, एक होता है लॉटरी मेथड, द सेकेंड इज टेबल ऑफ रैंडम नंबर। अब लॉटरी मेथड देखो क्या है, इसमें क्या किया जाएगा, पेपर स्लिप्स बनाई जाएंगी, ठीक है। मान लो हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है, तो हम 100 स्टूडेंट्स के नेम की स्लिप बनाकर एक बॉक्स में रख देंगे। तो क्या किया जाएगा, इसके बाद वो शफल की जाएंगी स्लिप्स जो हैं, और रैंडमली उसमें से कुछ स्टूडेंट्स क्या किए जाएंगे, चूज़ किए जाएंगे। अब यहाँ पर लक की बात हुई, चांस ऑफ फैक्टर ही हुआ ना। हमने सभी के सभी पर्सन्स की, सभी के सभी स्टूडेंट्स की जिनसे हमने डाटा इकट्ठा करना था, सबको एक बार चांस तो दिया ना, एक बार हमने उनको बोला कि आप सेलेक्ट तो हो सकते हो। अब उसमें से किसका नेम आता है किसका नहीं आता, इट डिपेंड्स, बट हर एक आइटम को एक इक्वल चांस है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैम्पल। तो लॉटरी मेथड समझ में देखिए, इसमें क्या है, इट इज़ अ मेथड इन विच पेपर स्लिप्स आर मेड। सबसे पहले पेपर स्लिप्स बनाई जाएंगी, देन दिस स्लिप्स आर शफल्ड, और उसमें से रैंडमली कोई भी एक स्लिप चूज कर ली जाएगी। सो ये हुई हमारा लॉटरी मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। अब है टेबल ऑफ रैंडम नंबर। ये कुछ स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने टेबल बनाया हुआ है एक।
अगर आपको सैम्पलिंग करनी है, रैंडम सैम्पलिंग करनी है, तो उन्होंने सेट ऑफ टेबल्स बना रखे हैं। आप क्या कर सकते हो, उन टेबल्स की हेल्प लेकर अपना सैंपल बना सकते हो। So there are two methods by which we can form a sample using random sampling. So पहला है लॉटरी मेथड, देन उसके बाद है हमारे पास टेबल ऑफ रैंडम नंबर। Now we will see the merits and the demerits of random sampling. देखिए, रैंडम सैम्पलिंग में पर्सनल बायसनेस बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? अगर यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स थे जिनसे हमने डाटा इकट्ठा करना था, सो जब हम उनसे स्लिप्स में नाम लिख रहे थे तो ऐसा तो नहीं था कि जो स्टूडेंट अगर किसी इन्वेस्टिगेटर को पसंद है उसने सिर्फ उसी का नाम लिखा और बाकी का छोड़ दिया। नेम तो उसने सभी का लिखा है ना। इट विल ओनली डिपेंड ऑन देयर लक वेदर दे विल गेट सिलेक्टेड और नॉट। ये सिर्फ एक चांस की बात होगी, पर पर्सनल बायसनेस तो कोई भी नहीं होगी ना। यहाँ पर हर किसी को एक चांस, एक फेयर चांस तो दिया जाएगा यहाँ पर ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। नेक्स्ट, सो देखो यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी मेरिट ही ये है कि यहाँ पर कोई भी पर्सनल बायसनेस नहीं होती और हर आइटम को चांस दिया जाता है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। अगर आपने 10 इंडस्ट्रीज से डाटा इकट्ठा करना था और आप रैंडमली चूज करना चाहते हो, तो अगर आप लॉटरी मेथड से कर रहे हो तो 10 की 10 इंडस्ट्री का नाम तो लिखोगे ना, चाहे वो आपको नज़दीक पड़ती हैं चाहे आपसे दूर है, पर आपने 10 से 10 इंडस्ट्री का नाम लिखना है। अब उसमें से आप अगर 2 निकाल रहे हो, 3 निकाल रहे हो, वो तो चांस की बात होगी कि कौन आएगा कौन नहीं, पर हर आइटम का नेम तो ज़ाहिर है। सो एवरी आइटम हैज़ अ चांस टू बी सेलेक्टेड। नेक्स्ट है हमारे पास ये इस तरीके से सैंपल बनाना बहुत इजी होता है। इट इज़ अ सिंपल मेथड टू फॉर्म अ सैंपल। नेक्स्ट हमारे पास है डीमेरिट्स। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं, देखिए, नॉट सूटेबल इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस आइटम्स। अब इसको ध्यान से समझना है। देखिए, मान लें हमारे पास जो 10 इंडस्ट्रीज़ थी, 10 इंडस्ट्रीज़ में 6 ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो कि जो कि प्रॉफिट अर्निंग थी, ठीक है, और 4 ऐसी इंडस्ट्री थी जो लॉस में जा रही थी। अगर किसी ने रिसर्च करनी होती है तो वो रिसर्च उस इंडस्ट्री पे भी करेगा जिसने प्रॉफिट कमाया और उस इंडस्ट्री पे भी करेगा जिसने जो लॉस में है इस टाइम पे, ताकि आपकी रिसर्च क्या हो पाए, सक्सेसफुल हो पाए। सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग इंडस्ट्री से आप डाटा ले लो और जो लॉस में जा रही है उसकी प्रॉब्लम्स, उससे डाटा लो ही ना, तो आपकी रिसर्च सक्सेसफुल कभी भी नहीं होगी। अब जब हम रैंडम सैम्पलिंग करने लगे, हमने 10 इंडस्ट्रीज के नेम लिखे, उसमें से हमने 4 इंडस्ट्रीज लेनी थी। अब चांस की बात है, वो 4 की 4 इंडस्ट्रीज ऐसी आई जो कि क्या थी, प्रॉफिट अर्निंग थी, उसमें लॉस अर्निंग तो कोई भी नहीं थी। तो ये जब हमारा डाटा हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, जिसमें अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे कुछ प्रॉफिट अर्निंग भी होगी, कुछ जो लॉस में जा रही हैं वो भी होंगी, उस केस में ये सूटेबल नहीं होता। क्यों सूटेबल नहीं है? ये भी पॉसिबल है कि अब आपके पास जो इंडस्ट्रीज आई, आपने 4 का नेम उठाया और 4 की 4 ऐसी आ गई जो प्रॉफिट अर्निंग थी, तो आप क्या उन्हीं से सैंपल ले लोगे और लॉस से नहीं लोगे जो लॉस में जा रही हैं? तो ये उन केसेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाता जहाँ पे डाटा हेट्रोजीनियस हो, जहाँ पे अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हों डिफरेंट आइटम्स के, क्योंकि ये पॉसिबल है कि आपके पास एक ही तरह की सारी चीज़ें आ जाएं और दूसरी तरह की जो वो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ही छूट जाए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है रैंडम सैम्पलिंग डजेंट गिव वेटेज टू सर्टेन इम्पॉर्टेंट आइटम। देखिए, अगर हम जब भी डाटा कलेक्ट करते हैं या जब सैंपल लेते हैं तो उनमें से हमें पता होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ नॉन इम्पॉर्टेंट हैं। लाइकवाइज अगर इसकी एग्जांपल ली जाए, से हमारे पास 10 इंडस्ट्रीज़ हैं। 10 इंडस्ट्रीज़ में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छा डाटा मिलेगा, हमारी रिसर्च में काफ़ी सपोर्ट होगा उससे। अब जब आप रैंडम सैम्पलिंग करने लगे, आपने स्लिप्स डाली और 10 इंडस्ट्रीज़ में से आपने 4 उठाई, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी जिससे आपसे लग रहा था कि यस हमारी रिसर्च जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली है इससे, वो आई ही नहीं, उसमें उसकी सिलेक्शन ही नहीं हुई, देन उस केस में ये चीज़ें जो है सक्सेसफुल नहीं होती। जब आपको पता है कि हमने कुछ इम्पॉर्टेंट डाटा लेना है, कुछ आइटम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ
जिनसे हमने रिसर्च करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें करनी ही करनी है, पर रैंडम सैम्पलिंग करते टाइम उनका नेम ही ना आए तो फिर ये सूटेबल नहीं होता। और जब हेट्रोजीनियस आइटम्स हों, जब डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हो, अलग अलग आइटम्स हो, तो ये पॉसिबल होता है कि आपके पास जो रैंडम सैम्पलिंग के बाद जो चीज़ें आए वो एक ही तरह की आ जाएं और दूसरी कैटेगरी की पूरी तरह छूट ही जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास जो रैंडम सैम्पलिंग होती है वो हैप्पीज़ार्ड सैम्पलिंग नहीं होती, दोनों डिफरेंट है। रैंडम सैम्पलिंग डिफरेंट है और हैप्पीज़ार्ड सैम्पलिंग डिफरेंट होती है। जो रैंडम सैम्पलिंग होती है वो किसी ना किसी तरीके के रूल्स को फॉलो करती है। इनमें से अब देख सकते हैं रूल्स क्या होंगे। अगर आप टेबल ऑफ रैंडम नंबर चूज कर रहे हो तो वहाँ पे भी रूल्स लेके आप उन रूल्स को फॉलो करके सैंपल बनाओगे। लेकिन जो हैप्पीज़ार्ड सैम्पलिंग होती है वो कोई रूल्स फॉलो नहीं करती। यहाँ पे हर किसी को चांस दिया जाता है, लेकिन हैप्पीज़ार्ड सैम्पलिंग में नो इक्वल चांस। हैप्पीज़ार्ड सैम्पलिंग आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हम ये डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग को हम हैप्पीज़ार्ड सैम्पलिंग नहीं बोल सकते। दिस बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। रैंडम सैम्पलिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है और हर किसी को इक्वल चांस देती है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन रिसर्च और फॉर कलेक्टिंग द डाटा। But haphazard sampling do not follow any rules and it doesn't give any equal chance to each item. अब ये हो गई हमारी रैंडम सैम्पलिंग। वी आर डन विद रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग हम क्या है, जिसमें हम हर आइटम को एक चांस देंगे ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। कैसे कर सकते हैं, लॉटरी मेथड से और टेबल ऑफ रैंडम नंबर से। टेबल ऑफ रैंडम नंबर ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं, आपको बस उसको यूज करके सैंपल फ्रेम करना होता है। Now our next sampling is known as purposive sampling. देखिए purposive sampling क्या होती है। It is a form of sampling in which the investigator himself makes the choice of sample in which in his opinion are best. अभी ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है कि आपको जो चीज़ें लग रही हैं, अब इसकी भी अब एग्जांपल ले लेते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। मान लीजिए हमने जो डाटा इकट्ठा करना था वो हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से करना था। हमने जितनी भी इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी उनमें से हमने रिसर्च करनी थी, उनसे डाटा कलेक्ट करना था। अब हम जब सैंपल बना रहे हैं तो अब उस इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडस्ट्री उसको सूटेबल लगेगी वो उस इंडस्ट्री से डाटा ले सकता है जो उसके ओपिनियन में बेस्ट हो। यहाँ पे हमने कोई लॉटरी मेथड नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे करना क्या होता है कि जो उस इन्वेस्टिगेटर के ओपिनियन में बेस्ट इंडस्ट्री है वो उसको क्या कर लेगा, चूज कर लेगा। जो उसको बेस्ट लगे उसको उसने क्या कर लेना है, चूज कर लेना है। सो ये होती है पर्पसिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट अब देखेंगे इसके मेरिट्स क्या होते हैं। यहाँ पे इसका मेरिट ये है कि ये भी एक सिंपल फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग है, इसमें कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज नहीं आती है। आपको जो सिंपल लगे, जो अच्छा लगे, आप उसको चूज़ करके अपना सैम्पल फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर हम कुछ आइटम्स को से अब यहाँ पे क्या होता है, वी कैन गिव स्पेशल वेटेज टू सर्टेन आइटम्स। यहाँ पे जो आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट है आप उनको ले सकते हो, जो आपको लगता है कि लेस इम्पॉर्टेंट है आप उस आइटम को छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। और जहाँ पर भी हमारी अपनी मर्जी आ जाती है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर को छोड़ दिया जाता है कि इट डिपेंड्स अपॉन यू विच आइटम यू वांट टू सेलेक्ट और आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप काम कर लो, तो वहाँ पे डीमेरिट क्या बनती है, वहाँ पे पहली डीमेरिट बनेगी पर्सनल बायसनेस। उसकी मर्जी हो जाएगी, जो उसको अच्छे लगेंगे उसने उसको सेलेक्ट कर लेना है, जो उसको कन्वीनियंट नहीं लगेंगे उसने उसको छोड़ देना है। सो ये होता है, यहाँ पर पहली डीमेरिट आती है, इट इज़ नोन एज पर्सनल बायसनेस। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट रिलायबल। ऑब्वियसली जहाँ पे पर्सनल बायसनेस आ गई तो वो जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो रिलायबल कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, अब इसको ध्यान से समझना है। ये तब मेथड अडॉप्ट किया जाता है जब आपको लगता है कि एक जो हमारी आइटम्स हैं हमारे यूनिवर्स में वो सबकी सब डिफरेंट है। ठीक है, ये मेथड तब हमने अडॉप्ट करना है व्हेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। जो हमारी आइटम्स हैं उनमें अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है।
अब इसके एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास 50 स्टूडेंट्स थे +1 में, 30 मैथ पढ़ रहे थे, 20 क्या कर रहे थे, आईटी स्टडी कर रहे थे। ये उनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं जब आपको लगे कि स्टूडेंट्स में या जो भी आप जहाँ से भी डाटा इकट्ठा कर रहे हो उनमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है, वो अलग हैं। सो यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे हमने क्या कर देना है, उनको डिवाइड कर देना है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डिवाइड द पॉपुलेशन इन डिफरेंट कैटेगरीज, और इनको बोला जाता है स्ट्रेटाज। कैटेगरीज को क्या बोला जाता है यहाँ पे, स्ट्रेटाज। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स हैं, उनको हम उनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। 30 ऐसे थे जो मैथ कर रहे थे, 20 ऐसे थे जो क्या कर रहे हैं, आईटी स्टडी कर रहे हैं। उनमें कोई ना कोई डिफरेंट करेक्टरिस्टिक था। अब हमने क्या करना है, 50 में से 5 का सैम्पल फ्रेम करना है। 50 स्टूडेंट से डाटा नहीं लेना, हमने कितने लेना है, 5 से। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी मर्जी है, हम 3 मैथ्स के स्टूडेंट्स ले लें, 2 आईटी के ले लें, 4 मैथ के ले लें, 1 आईटी का ले लें, या फिर 4 आईटी के ले लें, 1 मैथ वाले का ले लें। यहाँ पे कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होती कि आपने जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक बना दी अब उनमें से हम कितने कितने लेंगे, यहाँ पर वो फिक्स नहीं है, वो हमारी मर्जी है। बट हाँ, उनके हमें क्या करने पड़ते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। पहले आप क्या करोगे, पॉपुलेशन को डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे, फिर उनमें से कुछ परसेंटेज चूज कर लोगे फ्रॉम वन कैटेगरी लाइक फ्रॉम मैथ, एंड फिर अलग कैटेगरी से लाइक 2 फ्रॉम आईटी। सो अब इसकी एग्जांपल एक और भी हो सकती है, लाइक अगर हम देखें तो हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, उनमें से कुछ पर्सन्स ऐसे होंगे जो अकेडमी के मतलब जो अकेडमिक में बहुत अच्छे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो म्यूज़िक में अच्छे होंगे, कुछ पर्सन्स ऐसे होंगे जो पेंटिंग अच्छा करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो है गेम्स में अच्छे होंगे। सो आप क्या करोगे, स्टूडेंट्स को इन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दोगे। आपने ऐसे 4 कैटेगरीज बना ली, एक आपने स्टडी के अकॉर्डिंग बना ली, एक आपने गेम्स के अकॉर्डिंग बना ली, एक आपने म्यूज़िक में, एक आपने पेंटिंग में। अब क्या होगा, उनमें से मान लो 10 स्टूडेंट जो हैं वो स्टडी के अकॉर्डिंग, 20 आपने पेंटिंग के अकॉर्डिंग लिए हैं। उनमें से कितने कितने आपने लेने हैं एक सैंपल बनाने के लिए, वो आप पर डिपेंड करता है। जितना भी आप चाहो, ज़्यादा बच्चे आप स्टडी से ले सकते हो, कम पेंटिंग से ले सकते हो, या ज़्यादा आप गेम से ले सकते हो, कम पेंटिंग से ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। पर यहाँ पे क्या किया जाता है, पूरी पॉपुलेशन को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फिर उनमें से कुछ पर्सन्स चूज करके सैंपल बना लिए जाते हैं। अब हम देखेंगे इस मेरिट, जो ये मेथड हमने पढ़ा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, उसकी मेरिट्स क्या हैं। यहाँ पे क्या होता है, पहली मेरिट है इसकी और बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट है ये, कि यहाँ पर जो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉपुलेशन के, वो कवर हो जाते हैं। देखिए, जब हमने पहले रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा था तो वहाँ पर क्या था, अगर मैं 10 स्टूडेंट हैं, 10 में से ठीक है, कुछ ने आईटी ली है, कुछ ने मैथ लिया है। अब मैं रैंडम सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग चूज करने लग जाऊं तो हो सकता है कि सारे के सारे ऐसे आ जाएं जिन्होंने मैथ लिया हो, या सारे के सारे स्टूडेंट्स में ऐसे चूज कर लूं जो जिन्होंने आईटी ली हो, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने पहले ही क्या कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया। अब कुछ हम मैथ्स वाले लेंगे, कुछ हम क्या करेंगे, आईटी वाले लेंगे। सो जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स वाले जो आइटम्स होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती है, कवर हो जाती है, इसमें कोई भी छूट नहीं जाता। ये इसकी पहली मेरिट बनती है, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन आर कवर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे डीमेरिट क्या है इसकी, इस मेथड की सबसे बड़ी डीमेरिट ये है कि यहाँ पर भी पर्सनल बायसनेस पॉसिबल है। ये हो सकता है जब आप क्लासीफाई कर रहे हो पूरी पॉपुलेशन को, तो जैसे आपको सही लगता है आप वैसे उसको क्लासीफाई कर लो। अब इसके एग्जांपल देखो, अगर मुझे लगे कि मैं पॉपुलेशन को अपने स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रही हूँ, सो यहाँ पर अगर मैंने डिवाइड किया, मैंने मेनली उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, द वन हु आर गुड इन स्टडी, द वन हु आर गुड इन गेम्स, एंड वन हु आर गुड इन म्यूजिक। अब कुछ बच्चे जो हैं वो आर्ट जो थे वो क्या थे, वो उसमें भी अच्छे थे, मतलब पेंटिंग वगैरह में, पर मैंने उनको छोड़ दिया। सो यहाँ पर भी पर्सनल बायसनेस, इन्वेस्टिगेटर की पर्सनल बायसनेस जो होती है वो क्या होती है, पॉसिबल होती है। आप जैसे चाहो उस सिस्टम को वैसे मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब देखेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है।
अकॉर्डिंग टू दिस मेथड पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जोग्राफिकली और अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई एक मतलब सिस्टम बना लिया हमने, चाहे वो सिस्टम न्यूमेरिकली हो, चाहे वो सिस्टम जोग्राफिकली हो, और चाहे वो सिस्टम अल्फ़ाबेटिकली हो। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करके उनसे सैंपल ले रहे हैं। अब देखिए इसके एग्जांपल है, हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमने डाटा लेना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक सिस्टम बनाया अल्फ़ाबेटिकली, क्या कि जिस स्टूडेंट का भी नाम इन 1000 स्टूडेंट से ए से स्टार्ट होता होगा उसको ले लो, सैंपल बना लो उससे। ये एक सिस्टम हो सकता है। या फिर 1000 स्टूडेंट हैं, उनमें से काउंट करती जाऊँ, पहले जो 10th नंबर पे आएगा बच्चा, ठीक है, एवरी 10th स्टूडेंट को ले लो, उनसे भी क्या कर सकते हो, हम सैंपल बना सकते हैं। या हमारे पास देखो, अगर इंडिया की अगर हमने क्या करनी हो, कलेक्ट करना हो डाटा, तो हम जोग्राफिकली कर सकते हैं। जोग्राफिकली कैसे कर सकते हैं, एक पर्सन पंजाब से ले लिया, एक पर्सन राजस्थान से ले लिया, ऐसे करते करते हमने क्या कर लिया, एक सैंपल बना लिया। सो यहाँ पर कोई एक सिस्टम तय कर लो, कोई एक सिस्टम जो होता है वो डिसाइड हो जाता है। वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, वो न्यूमेरिकली भी हो सकता है, जोग्राफिकली भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकता है। उसको डिसाइड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उनमें से चूज कर सकते हो डाटा को। अब इसकी डीमेरिट क्या है इस मेथड की, यहाँ पर हर आइटम को इक्वल चांस नहीं दिया जाता ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन अ ग्रुप। अब इसकी देखो, अगर मैंने ये सोच लिया कि मैं क्या कर रही हूँ, 1000 स्टूडेंट में से हर उस स्टूडेंट को लूँगी जिसका नाम क्या होगा, ए से स्टार्ट होगा, तो जो बाकी बच्चे जिनका नाम बी से, सी से, डी से स्टार्ट हो रहा है, उन सभी को चांस ही नहीं मिला ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन दैट इन्वेस्टिगेशन। सो ये होती है इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज या डीमेरिट हो सकती है इसकी, कि हर आइटम को यहाँ पर इक्वल चांस नहीं दिया जाता ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द ग्रुप। नेक्स्ट जो हमारी फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग है उसको बोला जाता है कोटा सैम्पलिंग। ये सेम होती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग से। यहाँ पर भी क्या होता है, डिफरेंट हम पॉपुलेशन को डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, पर इसमें और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में फ़र्क ये आ जाता है। देखो अगर हम यहाँ पर देखें, जब हमने क्या किया था, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग स्टडी की थी, तो अगर हमने 5 का सैंपल बनाना था तो हमारी मर्जी थी कि हम 3 मैथ वाले लें, 2 आईटी लें, 4 मैथ वाले स्टूडेंट लें और 1 आईटी वाला लें। यानी हमने इन कैटेगरीज में से कितने पर्सन लेने, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन कोटा सैम्पलिंग में क्या होगा, आप वैसे ही कैटेगरीज तो बनाओगे डिफरेंट, पर उनमें से आपने कितने पर्सन लेने हैं। यानी कि मैंने मैथ्स के अगर मैंने 2 कैटेगरीज बनाई हैं स्टूडेंट की, एक स्टूडेंट ऐसा मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ लिया है और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आईटी लिया है, तो वहाँ से मैंने कितने मैथ वाले लेने हैं और कितने आईटी वाले लेने हैं वो फिक्स होंगे। यही यहाँ का मेन डिफरेंस है बिटवीन कोटा एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ पर भी सारी कैटेगरीज जो हैं वो डिवाइड करी जाती हैं, बट द इन्वेस्टिगेटर फिक्स द नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पे वो फिक्स कर देता है फ्रॉम ईच ग्रुप टू फ्रेम अ सैम्पल। आपने एक ग्रुप में कितनी आइटम लेनी है वो फिक्स होंगे, यहाँ पर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वीनियंट सैम्पलिंग। ये मेथड है सैम्पलिंग का, जैसे इन्वेस्टिगेटर को कन्वीनियंट लगे वो वैसे उसको कलेक्ट कर सकता है। अब देखो इसमें क्या है, आपने टीचर्स से डाटा इकट्ठा करना था, अब वो अगर चाहे तो टीचर्स के पास जाने की बजाय एक प्रोस्पेक्टस ले ले कॉलेज का, जहाँ पे टीचर की सारी डिटेल्स होती हैं, वहाँ से डाटा ले ले। मतलब आपको डाटा कैसे इकट्ठा करना है वो आपकी मर्जी है, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर लो। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर की विल, उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, डाटा को इकट्ठा किया जाता है।